नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, कानूनी पहलुओं, सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीजों के बारे में तो बहुत आप जानते होंगे, इनको लगातार सुनते भी होंगे। प्रभाकर मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं इनका स्वागत कर लूं, फिर आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दूंगा। प्रभाकर भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे धन्यवाद, शो में। धन्यवाद। देख- देखिए, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कचहरी, कानून, लेकिन बहुत कम लोग इस जानते होंगे। उनको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि प्रभाकर भाई ने इस देश का वो आंदोलन कवर किया और लंबे समय तक कवर किया जिस आंदोलन से सरकार थर-थर कांप रही थी। उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं दी गई, न जंतर मंतर, न रामलीला मैदान, न शहीद पार्क। जहां जहां भी उन्होंने जगह मांगी, कहीं उनको अनुमति नहीं दी गई। प्रभाकर भाई ने उस पर एक किताब भी लिखी है किसान आंदोलन पर। आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें नजर आएगी। और आज एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर से देश के राजधानी दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर, जिससे खास लगाव है मुझे, क्योंकि उस जंतर मंतर पे बहुत सी चीजें बदलते हुए मैंने देखी है। तो हमने सोचा कि प्रभाकर भाई को जोड़ा जाए। आज वो गए भी हैं जंतर मंतर, तो ग्राउंड जीरो से वो बताएंगे जंतर मंतर के हालात। तो प्रभाकर भाई, शुरुआत लेकिन एक सवाल से करूंगा। किसान आंदोलन, NS-24 कह लीजिए, NS-9 कह लीजिए, और आज का ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, एक बेसिक फर्क आपको क्या नजर आया दिल्ली पुलिस के रवैये में? संतोष पाठक, मुझे इस बात को लेकर आशंका थी कि शायद इन्हें इजाजत मिलेगी या नहीं। ये मेरे मन में सवाल था और मैं 2 दिन से ये बात लगातार कह रहा था कि जब अभिजीत दिपके ने कहा कि हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे और एयरपोर्ट पर अपने लोगों को उसने बुलाया और कहा कि उसके बाद हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे और वहां परमिशन मांगेंगे। तो एक मेरे मन में सवाल था कि ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रोटेस्ट मांगने, जब प्रोटेस्ट करना होता है तो आपको एडवांस में नोटिस देना होता है, एडवांस में आपको परमिशन मांगनी होती है। तुमने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही पता चला कि सवेरे अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनको एस्कॉर्ट करके लाया जाता है और वो जब आते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाए आते हैं, तो वहां पर उनको हैंड टू हैंड, हाथों हाथ उनको परमिशन दिया जाता है। तो ये मुझे लगा कि अपने आप में कुछ अनूठा सा चीज था, ये नया सा चीज था। दूसरी बात, एक चीज और मुझे जो समझ में आई कि अभिजीत दिपके को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखेंगे आप, तो अभिजीत दिपके ने जब कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस किया सोशल मीडिया पर और जिस तरह से उनके फॉलोवर बढ़े, तो आपने देखा कि ट्विटर हैंडल को विथेट कर दिया गया इंडिया में। और जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो जिस व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ऐसा कह करके उसके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया इंडिया में। वो आदमी जब आ रहा है और ये कह के आ रहा है कि मैं आ रहा हूं, और अपने लोगों का आह्वान करता है और ये कहता है कि मैं शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगूंगा। और ऊपर से उसे जो समर्थन मिलने की बात थी, आपने देखा कि सोनम वांगचुक का समर्थन मिला। सोनम वांगचुक गए थे आज हालांकि, और सोनम वांगचुक का मैं नाम विशेष तौर पर इसलिए ले रहा हूं कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख में हिंसा हुई उसके बाद उनको एनएसए के तहत बंद किया गया था, और जब उनकी जमानत की बात आई कि उन्हें रिलीज किया जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को कहता रहा कि आप इनको रिहा करने पर विचार कीजिए, और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इनको रिहा करने में दिक्कत है, देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, हम इन्हें रिहा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि अगर अभिजीत दिपके को सोनम वांगचुक जैसे लोगों का समर्थन मिलेगा तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है इन्हें इजाजत मिलेगी। मैं बार बार ये बात कह भी रहा था, सोशल मीडिया पे मैं लिख भी रहा था। लेकिन जब ये खबर मिली कि उन्हें इजाजत मिल गई और इस तरह से ससम्मान इजाजत मिली, तो मैंने कहा कि भाई इस सरकार को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन मुमकिन है कि किस तरह से उसे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक, अब आपने पूछा कि और क्या अंतर, और अंतर एक संतोष वो दिखी, वो अंतर दिखा है, क्या दिखा है कि जंतर मंतर पर इस तरह के प्रोटेस्ट में सामान्यतया सरकार के प्रमुख के खिलाफ नारे लगते हैं और उनके उनके बारे में बात होती है। आपने एक चीज देखा होगा कि प्रोटेस्ट में जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो या जो मैं आज जंतर मंतर पर देखा हूं, अब इस्तीफा मांगा जा रहा है शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का। कहीं प्रधानमंत्री का नाम नहीं आ रहा। ये एक थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र सरकार के मुखिया है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अगर इस बात से आहत होंगे और इस बात से उन्हें लगता है कि मामला इतना गंभीर है, तो शिक्षा मंत्री को कह सकते हैं कि तुम हटो, मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, कहेंगे हटो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री के प्रसाद से अगर शिक्षा मंत्री अपने
कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बैक टू बैक 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, 4 परीक्षा में लगातार जब गड़बड़ियां हो रही है उसके बावजूद भी। तो ये वाली जो बात थी कि कहीं भी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द मुझे नहीं दिखा, सोशल मीडिया पे भी नहीं दिख रहा था, वहां भी मंच से नहीं दिखा। हाँ, बाकी इधर-उधर कहीं कह रहे होंगे, कोई कह सकता है कि आपने नहीं सुना, बाकी लोग कह सकते हैं। एक चीज़ और मंच से बात नहीं दिखी, मंच से केवल धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही थी। हालाँकि उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट भी कर रखा था कि अब धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा माँगेंगे। एक बात जो मुझे और दिखी वो ये दिखी कि वहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी गए थे जो नीट पेपर लीक के बहाने गए थे, कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने गए थे और उन्हें लगता था कि चलो एक क्राउड मिल रहा है, एक मूवमेंट मिल रहा है, हम भी इसमें चले जाएँ। तो वहाँ पर जय भीम के नारे भी लग रहे थे। तो मतलब ये कि वहाँ पर कॉकरोचेस के अलावा भी कुछ प्रजातियां थी जंतर-मंतर पर, जो अपनी आवाज निकालने और अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रही थी, जो आज मुझे जंतर-मंतर से दिखा। एक बात और कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के और करने वाले भी कुछ इक्के-दुक्के लोग वहां मुझे दिखे, जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ गए थे, जो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ कहने की कोशिश हुई कि ये प्रोटेस्ट विदेश फंडिंग है, ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान समर्थन है, तमाम तरह की बातें इस तरह के लोग करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ लोग वहां पर ऐसे लोग भी गए थे, इक्के-दुक्के गए थे, पुलिस हालांकि उन्हें हटा करके वहां से दूर की, जो उस प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे थे जंतर-मंतर पर। ये जो मैंने अपने आंखों से देखा। नहीं प्रभाकर जी, एक बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, आंदोलन होगा तो निश्चित तौर पर पैसा लगेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कुछ लोग उसके पीछे खड़े होंगे, कुछ लोग उसकी योजना बनाएंगे। अगर आंदोलन पे सवाल उठेंगे तो शायद इस देश में कोई कोई ऐसा आंदोलन नहीं बचेगा जिसकी फंडिंग पे लेके सवाल नहीं उठे। बतौर पत्रकार मेरा दो चीज हमेशा मानना रहा है, सवाल पूछे जाने चाहिए, जैसे भी हो पूछे जाने चाहिए, और अगर कोई सरकार की गलतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करता है, मंशा बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो सवाल उठा रहा है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बार बार उसकी गैदरिंग को लेकर कहा जाता है, हालांकि वृंदा करात को फोन किया, वो कॉकरोच जनता पार्टी ने मना कर दिया, लेकिन लेफ्ट के लड़के वहां पे उतरे थे। कुछ प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है, वो प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक आंदोलन जीवी शब्द किया था, लेकिन मैं उसको अलग कर देता हूं। कुछ प्रजातियां ऐसी पाई जाती है कि जो आंदोलन जंतर मंतर पे हो, कुछ आंदोलन को, खास तौर के आंदोलन को छोड़ दिया जाए, मैंने मनमोहन सिंह के दौर में यूथ फॉर इक्वलिटी वाला किया, तो चूंकि वो अपर कास्ट वाला आंदोलन था तो वो प्रजातियां वहां नहीं दिखती थी। उस आंदोलन को छोड़ दिया जाए, और वीपी सिंह के एक दो आंदोलन हुए थे किसान वाले, उनको भी मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूं। उसके बाद जितने आंदोलन होते हैं, कुछ प्रजातियां हर आंदोलन में नजर आती है। आज आप जंतर मंतर पे थे, जो भीड़ था उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से कितने लोग कहां से आए, कैसे आए, उनका एजेंडा क्या था, वो क्या चाहते थे, वो लेफ्ट विंग के थे, वो संघ से के बैकग्राउंड से, या यूथ थे, और या वो कह जाता है कि भाई नीट के खिलाफ हुआ तो नीट वाले स्टूडेंट थे वहां, क्या उनके पेरेंट्स वहां आए थे, किस तरह की भीड़ थी जंतर मंतर पर आज? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर जब मूल्यांकन करेंगे संतोष जी, तो ये होगा कि जाकी हुई भावना जैसी जंतर मंतर देखी उतनी तैसी। जंतर मंतर पर सब तरह के लोग गए थे। अब कोई इस आधार पर उसे निगेट करने की कोशिश करे कि नीट की परीक्षा पेपर लीक के मामले में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पर नीट के परीक्षार्थी क्यों नहीं गए थे, स्टूडेंट क्यों नहीं गए थे? ये बकवास सी बात है। जिन बच्चों का दोबारा परीक्षा होने वाली है, उसे आप ढूंढेंगे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने जा रहे हैं? पहली बात, उनके माता पिता जा सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और बता दीजिए, क्या अगर कोई कहे कि वहां संघ का कोई आदमी दिख रहा था, कोई ये कहता है कि वहां पर कांग्रेस का आदमी दिख रहा था, कोई ये बात कह सकता है कि वहां आम आदमी की पार्टी का दिख सकता है, कोई बता सकता है क्या कि जो नीट का परीक्षा देने वाला जो बच्चा जिसने परीक्षा दिया होगा, उसका बाप या तो बीजेपी का होगा, ये कांग्रेस का होगा, या जनसुराज का होगा, या जिस भी पार्टी का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्या वो किसी पार्टी का है इसलिए अपने बच्चे के लिए हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा? तो इस तरह से एक बात और संतोष, उसे ऐसे समझिए कि मोटा-मोटी जो कैलकुलेशन है, चाहे वो नीट का मामला हो या उसका यूजीसी का मामला हो, या एसएससी जीडी का मामला हो, सीयूटी का मामला हो, सीबीएसई का मामला हो, इस सारे जो कैलकुलेशन करते हैं तो इस साल करीब 1 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या परीक्षा की व्यवस्था से। और मेरा कैलकुलेशन है कि एक बच्चा प्रभावित हुआ है, मतलब उसके माँ-बाप भी साथ में प्रभावित होते हैं। तो 1 करोड़ बन गया 3 करोड़। एक और कैलकुलेशन है कि जो बच्चा प्रभावित होता है उसका भाई बहन भी प्रभावित होते हैं, तो हम 1-2 करोड़ और जोड़ सकते हैं, मामा भी प्रभावित होता है कई बार। तो हम अगर किसी मामले में 5 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं,
तो वो इस आधार पर ये कहना, वहां जो भी गया है या तो उसका बेटा प्रभावित हो सकता है, नहीं तो उसके रिलेटिव प्रभावित हो सकता है। तो मसला तो ये है कि क्या मसला मुद्दा है या नहीं है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ है तो सरकार ने माना, दोबारा परीक्षा हो रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। सीबीएसई में गड़बड़ी हुई तो सीबीएसई के सरकार ने माना, चेयरमैन बदलना पड़ा। सीयूटी की परीक्षा दोबारा होने उसमें भी गड़बड़ी हुई, सरकार ने माना। एसएससी जीडी में अनियमितता पाई गई, एसएससी जीडी में अव्यवस्था पाई गई, सबने देखा। तो ऐसी कोई बात हवा हवाई तो हो नहीं रही है। ये काले धन का प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें प्रत्येक दूसरे आदमी का बच्चा इससे प्रभावित हो रहा है। तो वहां कोई भी जा सकता है, और जो प्रभावित नहीं हुआ है उसका अगले साल उसका बच्चा नीट की परीक्षा में बैठेगा। मान लीजिए कि मैं अगर जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरी बच्ची अगले साल परीक्षा नीट की परीक्षा में बैठेगी, इस साल अगले साल वो सीयूटी की परीक्षा देगी, और मुझे ये चिंता नहीं हो सकती क्या? मैं किसी पार्टी से हो सकता हूं, मैं किसी पार्टी के साथ मेरी हमदर्दी हो सकती है, तो क्या मेरी चिंता नहीं हो सकती क्या कि अगले साल जो परीक्षा हो, अगर उस बार भी इसी तरह कुछ हो गया तो क्या होगा? तो ये कह करके किसी एग्जाम को, किसी प्रोटेस्ट को निगेट करने की जो कोशिश होती है, ये हमेशा से दिक्कत होती है, ये गड़बड़ी होती है। और एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि कोई भी आंदोलन सरकार के विरोध में होता है। इस तरह का आंदोलन जो होता है सरकार के विरोध में होता है, और सरकार के विरोध में जब आंदोलन होगा तो सरकार को नापसंद करने वाली जितनी शक्तियां होंगी वो इकट्ठा होंगी ही होंगी। अब ये देखना होगा कि इसको लीड कौन कर रहा है। केवल ये कह देना, जैसे किसान आंदोलन में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उन्हें कोई एंटी सोशल, एंटी नेशनल शक्तियां वहां पर शामिल हो गई, उसमें किसान क्या कर सकते हैं? एसएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई असामाजिक तत्व घुस गए तो उसमें बच्चों का दोष कहां हो सकता है? उसी तरह से नीट और सीबीएसई की परीक्षा के लिए जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसमें कोई दूसरी विचारधारा, उसमें कुछ दूसरे मुद्दे वाले घुस जाएंगे तो बेचारे क्या करेंगे? तो मैं जो समझ पाया वो ये समझ पाया कि जेन्युइनली लोग परेशान हैं। जेन्युइनली परीक्षा एक ऐसी चीज है कि जहां पर बच्चे सालों भर परीक्षा वो करते हैं, मेहनत करते हैं, भावनात्मक स्तर पर उनको परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। ये कितनी शर्मनाक सी स्थिति है, और उसके बावजूद जब कोई जिम्मेवारी लेने को तय नहीं है, जवाबदेही लेने को तय नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, आपने देखा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज आई कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये घटनाएं होते रहेंगी, और जवाबदेही जिसे तय करना है, जिसे लेना है, वो मानने को तैयार नहीं है। जिसे तय करना है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो कैसे बात बनेगी? तो बात बनेगी तो डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए, डेमोक्रेसी में कि भाई लोगों की आवाज सुनिए, लोगों की शिकायतें सुनिए। ये अच्छी बात हुई कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी वजह रही हो, इन्हें अपनी बात कहने की आजादी दी गई, उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किया, अपनी बात कही, और इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सकारात्मक संदेश है। अब वो मजबूरी में हुई, या कोई ये कह सकता है कि सरकार ने उसे इतनी सहूलियतें दी कि उसे सरकार अपने हिसाब से बुनाना चाहती है। कोई ये कह सकता है कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से, कुकर की तरह से काम किया गया। ये भी हो सकता है, तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन 2 बातें मुझे जो समझ में आई वो कि जेन्युइन मुद्दा था, वहां इकट्ठे हुए कुछ लोग हो सकते हैं, एजेंडा वाले हो सकते हैं, वहां पर अधिकांश लोग जेन्युइन लोग थे जो परीक्षाओं के अव्यवस्था, पेपर लीक से आहत थे, और वो वहां अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, और इसलिए वहां पर जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी उसमें वो भी आवाज लगा रहे थे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और एक बड़ी चीज बड़ा दिलचस्प मानना है न्यायपालिका के साथ सम्मान, सुप्रीम कोर्ट के जजों का सम्मान। लेकिन मैंने सुना था कानून के हाथ लंबे होते हैं। दिक्कत ये हो गई कि जब से जज साहब के जुबान लंबी होने लगी तो कानून के हाथ थोड़े से कम हो गए, जो कि जो बोलते हैं वो ऑर्डर में नजर नहीं आता है। अब जो सवाल आपने शुरू में उठाया, प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी तक प्रधानमंत्री दिखाते हैं, ऐसे में सीबीएसई के अधिकारी या एनटीए के चेयरपर्सन या डायरेक्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने दम पर तय कर ले, ये धर्मेंद्र प्रधान की ना औकात है ना हैसियत। वो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पीली पर्ची पे नाम जाता है। जो आधिकारिक तौर पर तैनात होते हैं वो डीओपीटी से ऑर्डर जारी हो जाते हैं, और जिनको प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि वो आधिकारिक तौर पर जाए तो एक पीली पर्ची बनी रहती है, उसमें नाम जाता है, मंत्री को उसको लेकर आगे बढ़ जाना होता है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना, प्रधानमंत्री को इससे बिल्कुल अलग कर देना, ये एक बड़ी गलती है।
या ये वो सवाल है जो कई तरह की शंका खड़ी करती है, जो आपने भी उठाया कि भैया जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, और प्रधानमंत्री अगर चाहे तो एक सेकंड भी धर्मेंद्र प्रधान मंत्री ना रहे। और जिन सीबीएसई के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, उनको तो ट्रांसफर कह लीजिए, वो हटाना नहीं कहते, उसको सजा देना नहीं कहते। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, लेकिन इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री का। या आने वाले दिनों में इसमें 2-4 और नाम जुड़ते चले जाएंगे क्या? संतोष, इसको अगर हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो दो स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति ये कि आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया पर अकाउंट बना और जिस तरह से बनाया गया, वो मजाक मजाक में बना है। ये सबने देखा, उसने ही माना कि ये एक अगंभीर प्रयास था। तो ऐसा कोई एक रणनीति के तहत ये नहीं हुआ होगा, जो मैं समझ रहा हूं। तो ऐसे में एक मुहिम उसने चलाया और ये लगा कि चलो ठीक है, उसकी उतनी समझ की, चलो बात तो एग्जाम की हो रही है, बात परीक्षा नीट की बात हो रही है, बात पेपर लीक की बात हो रही है, तो हम क्यों नहीं शिक्षा मंत्री से ही सवाल पूछ लें। ये बताता है कि जिस आदमी ने इस मुहिम को शुरू किया, उसे इस सरकार से दिक्कत नहीं है, उसे प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं है, उसे देश की बाकी समस्याओं से दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत केवल परीक्षा व्यवस्था से है। तो वो केवल उसकी मांग कर रहा है। तो हम तो एक तो ये देख सकते हैं, और दूसरी बात जो हम सोच सकते हैं, जहां सोचने की गुंजाइश है, कि जिस तरह से उसे जिस दिन उसे चाहता था उसी दिन उसे और उसकी सुविधा के हिसाब से अनुमति मिल गई। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि चलो, धर्मेंद्र प्रधान को जितना बोलना है बोल लो, शिक्षा मंत्री को जितना कोसना है कोस लो, इसी बहाने गुस्सा निकल जाए और प्रधानमंत्री तक ये गुस्से की आंच नहीं पहुंचे। हो सकता है ये भी एक रणनीति है। प्रभाकर जी, इस रणनीति पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको थोड़ा सा उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन का रिपीटिशन है। मैं थोड़ा सा बस इतना बता दूं, रिपीटिशन उस आंदोलन का नहीं है, बल्कि वो आंदोलन शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने फायदा उठाया, कौन लोग थे। उस समय मोदी शाह दिल्ली आने की तैयारी तो भी नहीं कर रहे थे आधिकारिक तौर पर। वो तो 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद कई चीजें थी। तो वो मोदी और शाह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं था। बाकी बहुत सारी चीजें थी, लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप गुजरात जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अन्ना अरविंद केजरीवाल का आंदोलन, भैया अरविंद बैठे, मनीष बैठे, राम बैठे, एक और लोग बैठे थे, 4 लोग बैठे, उन्होंने तय किया, पोस्टर लगने शुरू हुए। बाद में हुआ कि भाई बलि का बकरा किसको बनाया जाए। रामदेव अनशन पर बैठने को तैयार नहीं हुए। रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम हुआ, अन्ना हजारे को लेकर आ गए, आमरण अनशन, वो सारी चीजें वो चलती रही, वो तमाम चीजें थी। लेकिन उसमें एक चेहरा था गांधी जैसा, उसमें एक चेहरा था जो गांधी के डिप्टी जैसे थे। ये मोदी और शाह का स्टाइल नहीं है कि कोई आदमी इतना बड़ा बना दिया जाए। हाँ, गुजरात में हमने ये आंदोलन देखा, हार्दिक पटेल, अल्पेश, ये एक बिल्कुल नया यंग चेहरा सामने आया, जिनके साथ बहुत सारे बैगेज थे, उनके पुराने कई तरह की चीजें थी, उनके आसपास के लोगों की कई तरह की चीजें थी। यहां हमने देखा कि जैसे अभिजीत सामने आए, जो प्रवक्ता बनाए गए, उनकी बहुत सारी कुंडली निकलकर सामने आ गई। वो मोदी और शाह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। क्या इस आंदोलन के बहाने बीजेपी फंडेड है या नहीं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इसके पीछे है या नहीं? लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अभी तो अभिजीत दिल्ली आए हैं, आज तबीयत उनकी खराब हो गई, शायद अगले शनिवार को फिर उन्होंने कहा है कि हम लोग फिर बैठेंगे। अब पूरे देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये जो लिस्ट है धर्मेंद्र प्रधान वाली, उसमें आने वाले दिनों में 2-4 मंत्री और जुड़ेंगे। गुजरात में जैसे लोगों के गुस्सों का फायदा कांग्रेस पार्टी ना उठा पाए, सरकार बचाने के लिए बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्टाइल में नेता खड़े किए गए युवा, यहां भी कुछ कुछ उसी हालत में कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए सरकार में जितनी गंदगी है, एक साथ उसको साफ कर दिया जाए और मोदी साहब बेदाग खड़े हो जाए कि देखो मैं तो क्लीन चिट हूं, जो गड़बड़ी की थी, 2-4 नमूने थे, हमने इनको हटा दिया, युवाओं की बात सुन ली, मैं बड़ा डेमोक्रेटिक हूं। भले किसान से मुझे खतरा था, महिला पहलवानों से खतरा था, लेकिन ये जो विदेश से एक युवा आया है, भले ही मैंने एक्स अकाउंट बंद करवा दिया, लेकिन इनसे कोई खतरा नहीं, और मैंने युवाओं की बात सुन ली, डेमोक्रेटिक हूं मैं। जो छवि 12 सालों में बनी है, वो पूरा एक साथ बदलने की तैयारी, गंदगी मंत्रिमंडल की एक साथ साफ करने की तैयारी, क्योंकि ये बिल्कुल हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर वाला जो आंदोलन था, उस तरह के आंदोलन की दिशा पर ही बढ़ता हुआ जा रहा आपके इस बात में मेरिट मुझे दिख रही है। मैं इससे सहमत हो सकता हूं, लिमिटेड होगा। कि हाँ, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर यही आंदोलन कांग्रेस के एनएसयूआई के जरिए होता, कांग्रेस के समर्थन से होता,
तो सरकार ज्यादा असहज होती। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के किसी आंदोलन को खड़ा करती है और उस आंदोलन के दबाव में कुछ बदलाव होता है, कुछ इस्तीफे होते हैं या चाहे कोई भी ट्रांसफर होता है, तो निश्चित तौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, सरकार को नुकसान होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नुकसान नहीं होना है। यहाँ पर अगर किसी का इस्तीफा हो जाता है, तो ये छवि बनेगी कि नहीं, जो अकर्मण्य था, जो नाकाबिल था, उसे हटा दिया गया। तो बहुत सही, ये भी बात जो आपने कही कि सरकार की, प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की छवि बन गई, पहली बात। दूसरी बात कि किसी ऑपोजिशन को क्रेडिट नहीं जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे संगठन, एक ऐसे हुजूम को जाएगा जिसका अभी तक कोई बहुत स्पष्ट चेहरा नहीं है, जिसकी अपनी कोई बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं है, जिससे कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो हाँ, ये हो सकता है। मैं ऐसा मुझे लग रहा है और इसकी संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है संतोष जी, कि इसी बहाने लोगों का गुस्सा, आक्रोश ठंडा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया जा रहा था, उनसे किसी इस्तीफे की मांग नहीं हो रही थी। तो हाँ, ये ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है कि इसके पीछे यही रणनीति हो कि आँच वहां तक नहीं जाए, ऊपरी माले तक नहीं जाए, ग्राउंड फ्लोर तक सिमट जाए तो ज्यादा बेहतर है, और उसी रणनीति के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा मैं सोच सकता हूँ, लिमिटेड मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इससे ज्यादा कहूंगा तो कोई फायदा नहीं है। कॉकरोचेज के मामले में मैं इतनी बात जानता हूं कि कॉकरोचेज, आज मुझे संतोष, जाते-जाते मैं कहूंगा, इसके बाद समय की थोड़ी कमी है, कि जंतर मंतर पर एक वकील मेरे पीछे आए, संजोग से उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, सीजेआई मिले तो उनसे कहिएगा, थैंक यू बोलिएगा कि आप ही के बदौलत ये कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई, और ये आज ये जंतर मंतर का आयोजन जो है वो आप ही के सौजन्य से हो रहा है। मुझे पता नहीं, हंसी भी आई, और फिर मैंने कहा कि लोग भूलते नहीं हैं, भूलने भी नहीं देते। नहीं, एक बात मैं और इसमें प्रभाकर जी जोड़ दूं, हो सकता है आप मेरी बात पे हंसे। सरकार भी उनको थैंक यू बोलेगी आने वाले दिनों में, जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी सदन की शोभा बढ़ाते, एक ही सदन है राज्यसभा, क्योंकि ये अजीब तरह का एक फायदा है। और बड़ी बहुत संक्षेप में कह दूं, एक जमाने में कांग्रेस के कानून मंत्री हुआ करते थे हंसराज भारद्वाज, तो उन्होंने बड़ा किस्सा बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को अगर थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है तो गर्मी छुट्टियों का इंतजार करो, जब वो विदेश जाने की बारी उनकी आती है तो उस समय थोड़ा सा कंट्रोल रख सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, अगले शनिवार को क्या होगा, अगले शनिवार को कितनी भीड़ जुट पाती है, कितने लोग जुट पाते हैं, नहीं जुट पाते। आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जंतर मंतर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।